Welcome back once again. In the next video, we'll see expansion of the British Empire. लास्टली हमने देखा कि बंगाल पे कैसे कॉन्क्वेस्ट किया. अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन कैसे हुआ. राइट, अनफॉर्चुनेटली इंडियन हिस्ट्री में हम यही देख रहे हैं. काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, बट गॉड नोज कब हमारी हिस्ट्री में ऐसे पॉइंट्स आएंगे. अब हमारी सिर्फ गुलामी ही पढ़ रहे. कोई बात नहीं. Having achieved control over Bengal, the company embarked upon a policy of territorial expansion in India through wars and alliances. अब बंगाल पे पूरा कंट्रोल मिल गया. उसकी वजह से कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जो कि टेरिटोरियल एक्सपांशन, अपना हिस्सा, अपना ज़मीनी पूरी ताकत बढ़ाने का डिसाइड किया. और उसके लिए वॉर्स और अलाइंसिस करने लगे. जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ अलाइंसिस है, और वहाँ अलाइंसिस से जहाँ नहीं माने वहाँ वॉर्स है. अनेक्सेशन थ्रू सब्सिडरी अलाइंस. सबसे पहला अनेक्स करना माने एक्स करना. एक्स माने कैंसिल कर देना, एलिमिनेट कर देना. कैसे? सब्सिडियरी अलाइंस करके एक पॉलिसी अपनाई. वो पॉलिसी से अनेक्स करते थे ब्रिटिशर्स. सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्किस वेलेस्ली. मार्किस वेलेस्ली करके होगा कोई ब्रिटिशर्स, हमें क्या. उसने ये इंट्रोड्यूस किया, और वो था इंडिया का गवर्नर जनरल. 1798 से 1805 काफ़ी गवर्नर जनरल आए, उसमें से ये भी एक था. इट्स पर्पस वॉज टू गेन कंट्रोल ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया. उसका पर्पस था कि भारत हो सके उतना कंट्रोल कर देना, हो सके उतना भारत के ऊपर राज कर देना. विदाउट डायरेक्ट वॉर्स और स्पेंडिंग मनी ऑन मेंटेनिंग ट्रूप्स. और वो भी कैसे? आज अगर हम सोचे कि किसी देश को जीतना है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा वॉर. युद्ध करो, लड़ाई करो, हमला करो. बट 200 साल पहले भी ये लफंगे कितने स्मार्टली सोच रहे थे. देखो, विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन मेंटेनिंग ट्रूप्स. डायरेक्ट वॉर नहीं करना है, इनडायरेक्ट वॉर करना है. दिमागी ताकत उपयोग करके प्रिंसली स्टेट्स को अंदरों अंदर झगड़ा करवाना है, और फिर उसका लाभ उठा के छोटी सी लड़ाई या फिर लड़ाई किए बिना ही उसके ऊपर प्रभुत्व पाना. इट्स मेन प्रिंसिपल वेयर. उसके सिद्धांत क्या क्या थे? द इंडियन रूलर्स एक्सेप्टिंग सब्सिडियरी अलायंस हैड टू डिसबैंड देयर आर्मी एंड कीप ब्रिटिश फोर्सेस विद इन देयर टेरिटरी. डिक्लेयर किया कि जो इंडियन रूलर्स सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा, मानेगा. अब डायरेक्टली मन में सवाल आता है, क्यों माने भाई? बट मानना पड़ता था. बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे 3 बड़े बड़े स्टेट का वो मालिक बन चुके थे कंपनी वाले, और ऐसी आर्मी थी उसके पास, हालांकि इंडियंस की बनी हुई थी, हमारी बनी हुई आर्मी, जिसके पास मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम II जैसे नवाबों की आर्मी भी हार गई. अब ऐसी आर्मी के सामने कौन जाएगा, ये सवाल है. तो जो इंडियन रूलर सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उसको अपनी आर्मी को निकाल देना है, डिसबैंड कर देना है, और ब्रिटिश फोर्सेस को आर्मी के तौर पे रख देना है. अब यहाँ तक रुके नहीं. उन हरामियों ने और एक कंडीशन रखी. दे पेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स एंड दिस फोर्सेस वेर सपोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स. पहली बात, राजा की अपनी आर्मी थी, वो अपनी आर्मी को निशस्त्र कर देने माने उनको पगार देकर जो रख रहे थे उनको, हालांकि वो है राजा के अपने, इसलिए अब उनको संभालना है, दूसरे कामों में लगाने का. तो एक तो ये हुआ. तो अब आर्मी नहीं रही तो आर्मी प्रोटेक्ट कौन करेगा देश को? तो ब्रिटिशर्स ने कहा हमारी आर्मी आएगी. उसकी आर्मी आएगी तो उसको मेंटेन करना है, वो सारा खर्चा कौन देगा? सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करने वाला.
अब हमारी आर्मी तो 2 पैसों के पगार में आ जाती थी, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी तो गोरों की आर्मी है। वो लुच्चे लोग तो ऐसे मानेंगे नहीं, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड करते थे। तो बट वो प्रोटेक्ट करते थे, ऐसा सपोज टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर से, राइट। ये उनकी चाल थी। In case the Indian rulers failed to make payments, either the whole or a part of their territory was ceded to the British as penalty. अगर इंडियन रूलर्स निष्फल गए या असफल रहे पेमेंट करने, कौन सी पेमेंट? ब्रिटिश आर्मी का मेंटेनेंस की पेमेंट। वो पेमेंट करने में असफल रहे तो उनका कुछ हिस्सा, उनके किंगडम का कुछ हिस्सा या फिर पूरा किंगडम ब्रिटिश को एज ए पेनल्टी उसको ब्रिटिश को दे देना है। ब्रिटिश एक्वायर कर लेगी पूरा, राइट। अगर बड़ा किंगडम है तो कुछ हिस्सा, और अगर छोटा किंगडम है तो पूरा किंगडम। अब बड़ा किंगडम है तो कुछ हिस्सा एक्वायर करेगी, फिर धीरे धीरे बाकी हिस्सा एक्वायर करेगी। यही तो करने आए थे। The Indian rulers were also forced to keep a British official or resident at their court. अपने दरबार में वो ब्रिटिश ऑफिशियल रखेगा। ब्रिटिश ऑफिशियल कहेगा कि आप ऐसे डिसीजन लो। अब वो बाहर का, वो इंडियन रूलर के स्टेट में नहीं पर दरबार में आके कहेगा कि भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारा इनहेरेंट नहीं बन सकता, तुम्हारा वारिस नहीं बन सकता। अब अगला किंग वो नहीं बनेगा जो तुम कहोगे, वो बनेगा जो हम कहें। ऐसी फिलसूफी डालते रहते थे। और ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो किंग के दरबार में वहीं पे रहते थे, उनको रेसिडेंट कहा जाता था। रेसिडेंट वर्ड का एक मतलब आपको पता है, घर। दूसरा मतलब भी ऐसा ही है कि रेसिडेंट वर्कर का मतलब होता है कि जहाँ काम कर रही वहीं रहकर वो काम करे, दैट इज़ रेसिडेंट। तो वो रेसिडेंट ऑफिशियल कहलाते थे। They had to expel all non-English foreigners from their states. अब स्टेट्स में अगर फ्रेंच हो, डच या कोई और यूरोपियन या फिर कोई नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स है तो उनको सबको निकाल देना है, अगर सब सब्सिडियरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट करे तो। अगेन सवाल आता है, पर एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर आप खुद का एक्सपांसन करते हुए आपके ऊपर अटैक ना करें, वो अगर आप चाहते हैं तो आपको उसका गुलाम बनना पड़ेगा। ये गुलामी हुई और क्या। Besides, the rulers had to surrender control of foreign affairs to the British and agree to abide by the decisions of the company. कुछ भी खुद के हाथ में नहीं। फॉरेन अफेयर्स, उसके बाहर के जो कुछ भी मुद्दे होते थे वो ब्रिटिश को देने पड़ते थे हैंडल करने के लिए, और कंपनी की सारे डिसीजंस को मानना पड़ता था। ये सब कुछ हुआ था सब्सिडियरी अलायंस। द एडवांटेजेस दैट ब्रिटिश गेन फ्रॉम द सब्सिडियरी अलायंस वेयर, अब उसको फ़ायदा तो ब्रिटिश को ही होता था। जब से ब्रिटिश आए थे इंडिया में, फ़ायदा उसी को हो रहा था। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अ स्टेट, the company could maintain a large standing army at the expense of Indian princes. कंपनी खुद की आर्मी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के बहाने से प्रिंस के खर्चे पे खुद की आर्मी कंपनी चला रही थी, बड़े बड़े खर्चे। क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस में आर्मी का खर्चा कौन देगा? स्टेट। It gave the company a chance to expand its territories further because the British had gathered influence and power. उसकी वजह से कंपनी को अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करने का चांस मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने अपना पावर गैदर कर लिया। अब जो या तो ब्रिटिश ने जो जीत लिया है या फिर सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश के अंडर में, वो तो ब्रिटिश के साथ ही हुए, वो ब्रिटिश का तो विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसके क्या होता था? ब्रिटिश उसके साथ युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। अब नुकसान क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, राइट? इंडियन स्टेट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस फॉर द इंडियन स्टेट्स के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। तो अब क्या हुआ? The Indian rulers were deprived of opportunities to join hands against the company. अब इंडियन रूलर्स जो थे वो
कंपनी के साथ, कंपनी के सामने अपने वो जुड़ नहीं पाएंगे कि कंपनी के सामने लड़ाई करनी है तो कोई साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस में ये भी है, सब कुछ कंपनी के हित में ही, उनके ही पक्ष में। They lost their right to decision making and had to face interference of the British residents in their everyday affairs. अब रेसिडेंस कंपनी के महल में रह रहे थे, जैसे कि आप झांसी के रानी वाला कोई मूवी या सीरियल देखो, मणिकर्णिका है, तो उसमें देखो तो ब्रिटिशर्स महल में रहते होते थे और ब्रिटिशर्स की सराहना करनी पड़ती थी, उसको हाँ जी हाँ करने पड़ता था। तो उनका सारा डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं, वो सब ब्रिटिशर्स लेते थे और ब्रिटिशर्स के रेसिडेंट्स उनकी डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ के अफेयर में भी रेसिडेंट्स जो है वो इंटरफियर करते थे। इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव्स एज वेल एज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो अपना मॉनिटरी इंडिपेंडेंस, माने पैसा कहाँ खर्च करना है वो भी डिसीजन ब्रिटिशर्स लेते थे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे, राइट। तो ऐसे सब कुछ होने लगा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1798 वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस। हैदराबाद का निज़ाम जो था उसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि यस, आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस। ही गेव द ब्रिटिश द टेरिटरीज ऑफ बेलारी एंड कुडापा। ब्रिटिशर्स को बेलारी और कुडापा दिया। द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड इन 1801 and ceded Rohilkhand, Gorakhpur and territories between the Ganga and Yamuna। गंगा एंड यमुना का जो दोआब वो सब कुछ दे दिया। रोहिलखंड, गोरखपुर वो सब कुछ ब्रिटिशर्स को सीड कर दिया, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया। पेशवा बाजीराव टू ने भी एक्सेप्ट किया 1802 में और 26 लाख अ ईयर पे कर रहा था। पेशवा बाजीराव टू मराठी। एक और पेंटिंग आप देख सकते हो जिसमें अगेन ब्रिटिश रेसिडेंट जो है नवाब के कोर्ट में वो बैठा है कुर्सी लेकर, कुछ गतागम मालूम पड़े ना पड़े वहाँ पे जाके उनके अफेयर्स में वो दखल देते थे, राइट। तो ये सब कुछ होता रहता था। नेक्स्ट इज एक्सपांशन थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। अब ब्रिटिशर्स ने ये इनडायरेक्ट एक्सपांशन किया इनडायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के साथ। अब डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन माने लड़ाई करके कैसे कैसे एक्सपांड किया वो देखते हैं। एक्सपांशन ऑफ पावर ऑफ द कंपनी थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन माने आमना सामना। इंक्लूडेड अ सीरीज ऑफ वॉर्स, दैट इज एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स एंड एंग्लो अफगान वॉर्स। सबसे पहले बात करते हैं मैसूर की। The company did not follow the system of subsidiary alliance with all Indian states। सारे states के साथ ये system follow नहीं कर रही थी कंपनी। It resorted to direct war when its political and economic interests were threatened। जब कंपनी को लगा कि खुद की राजनीतिक और खुद के आर्थिक पैसों से रिलेटेड चीज़ें जब उसके ऊपर रिस्क होता था, तब कंपनी ने उसका सॉल्यूशन, रिजोर्ट का मतलब है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए क्या किया, डायरेक्ट वॉर, डायरेक्टली लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल, द राइज एंड एक्सपांशन ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली अलार्म द कंपनी, रिजल्टिंग इन 4 वॉर्स बिटवीन 1767 to 1799। कॉमन एरा। कंपनी को कोई और ज़्यादा शक्तिशाली बने ये जचता नहीं था, इसीलिए मैसूर का बहुत ज़्यादा एक्सपांसन हो रहा था। हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता, उसके अंडर में, वो कंपनी को कदई पसंद नहीं था और उसकी वजह से कंपनी और मैसूर के बीच में वॉर हुई। 67 और 1799 के बीच में 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, राइट। लेट अस डिस्कस दोस 4 वॉर्स। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहली लड़ाई एंग्लो मैसूर। अब उसका नाम है एंग्लो। एंग्लो का एंग्लो और मैसूर, मैसूर माने मैसूर के लोगों के बीच और एंग्लो माने इंग्लिश, एंग्लो इंडियन प्रोडक्ट, राइट। इंडिया और इंग्लिश
ने बनाव्યું. The first Anglo-Mysore War happened because Mysore controlled the trade on the Malabar coast. Malabar coast साउथ में जो है वहाँ का ट्रेड मैसूर संभालता था, हैदर अली. Since this spice trade was very lucrative for the company, they formed an alliance with the Nizam of Hyderabad, the Marathas and the Nawab of Karnataka to attack Mysore. मैसूर पे अटैक करने के लिए कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम, मराठा के साथ और कर्नाटक के नवाब के साथ एक प्लान बनाया मैसूर पे अटैक करने का. क्योंकि मालाबार कोस्ट में जो मसाले का ट्रेड हो रहा था वो कंपनी के लिए काफ़ी लुभावना था, ल्यूक्रेटिव माने अट्रैक्टिव. हैदर अली इन टर्न ब्रॉट द निज़ाम एंड द मराठास टू हिज साइड बाय प्रोमिसिंग टेरिटोरियल गेन्स. हैदर अली जो था वो ऐसा एरा गेरा नथु गेरा नहीं था. उसने हैदराबाद के निज़ाम और मराठास को अपनी साइड ले लिया, ये प्रॉमिस देकर कि अगर हम जीत गए तो कुछ हिस्सा तुम्हारा भी होगा. ही अटैक दी अरकोट एंड रीच्ड मद्रास. अरकोट अटैक किया साउथ में, साउथ इंडिया में, और वो चेन्नई पहुंचा, मद्रास आज का चेन्नई, राइट. तो फर्स्ट वॉर जो थी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली फोर्स द कंपनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ मद्रास. अब हैदर अली ने कंपनी को फोर्स किया कि भाई मद्रास की ट्रीटी संधि हो जाए 69 में, बाय विच द ब्रिटिश एंड हैदर अली एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ अटैक बाय अ थर्ड पार्टी, राइट. उस संधि में ऐसा था कि ब्रिटिश और हैदर अली उन्होंने एग्री किया एक दूसरे के साथ कि भाई हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे अगर कोई थर्ड पार्टी अटैक करेंगे तो. क्लियर, हैदर अली और ब्रिटिश ने. फिर दूसरी लड़ाई हुई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. द ब्रिटिश वायोलेटेड द ट्रीटी ऑफ 1769. संधि हुई, उसका वायोलेशन किया, करना ही था क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल था. एंड डिड नॉट हेल्प हैदर व्हेन द मराठास अटैक मैसूर इन 1771. 1771 में मैसूर में अटैक हुआ, मराठास ने किया, तो हैदर अली को मदद नहीं किया ब्रिटिशर्स ने. द इंग्लिश ऑल्सो अटेम्प्टेड टू कैप्चर माहे विच वॉज अंडर हैदर्स ज्यूरिसडिक्शन. जो हैदर की लिमिट में आता था, हैदर की हद में आता था, वो माहे करके जो था वो भी कैप्चर करने का अटेम्प्ट किया. हैदर डाइड ड्यूरिंग दिस वॉर बट हिज सन टीपू कंटिन्यूड इट. हैदर मर गए बट उसका बेटा टीपू सुल्तान उसने ये चालू रखा. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इंग्लिश और मराठा के मैसूर के बीच में वॉर हुआ. उसने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को एंड किया 1784 में, विद द ब्रिटिश एंड मैसूर अग्रीइंग टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटरीज. जहाँ जो है उसमें सहमत रहे कि भाई इतना होगा. दोनों शक्तिशाली थे, इसलिए दोनों अग्री हो गए कि भाई ऐसे जैसे है वैसे रहने दो. द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तीसरी वॉर जो थी, अंडर टीपू मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम, राइट. तो कंपनी पेपर और कार्डेमम जहाँ से परचेस कर रही थी, ग्लोसरी में हमने इसका मीनिंग दिया है, वो मालाबार कोस्ट टीपू सुल्तान के अंडर में था. In 1785, Tipu stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom and disallowed local merchants to trade with the company. टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया सैंडलवुड, पेपर और कार्डेमम का, और लोकल मर्चेंट्स को मना कर दिया कि तुम भाई कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करोगे. He established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. इंडिया में फ्रेंच के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता बना लिया और उनके साथ मिलकर अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया, क्योंकि फ्रेंच तब काफ़ी मॉडर्न थे वेपन्स को लेकर, तो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया. द ब्रिटिश गॉट फ्यूरियस एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल टीपू सुल्तान. ब्रिटिश गुस्साए गए क्योंकि हम शक्तिशाली, हमारे होते हुए टीपू सुल्तान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है. अब ब्रिटिश फ्यूरियस हो गए और टीपू सुल्तान को कंट्रोल करने का डिसाइड किया. थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, उसमें टीपू हार गए और ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम 1792 में, उसके अंतर्गत ही हैड टू गिव अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम.
अपने किंगडम का बड़ा हिस्सा देना पड़ा। ही ऑल्सो हैड टू पे अ ह्यूज फाइन, काफ़ी बड़ा दंड भुगतना पड़ा। और सेंड 2 ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेजेस टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश को गुलाम के तौर पे, हॉस्टेज के तौर पे अपने 2 बेटों को भी गुलाम के तौर पे भेजना पड़ा। किसको? टीपू सुल्तान। सेरिंगापट्टम की लड़ाई हार चुके इसलिए। देखिए नेक्स्ट पेंटिंग में अनफॉर्चुनेट सीन दिखा रहा है। टीपू सुल्तान, ये जो है मैं माउस मार्कर करा, वो अपने 2 बेटों को ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। कॉर्नवालिस, हम कभी लॉर्ड नहीं बोलेंगे, वो इतना सम्मानजनक कोई नहीं है भाई ब्रिटिशर्स, जो हमें इतने साल गुलाम बना कर। रिसीविंग 2 ऑफ टीपू सुल्तान सन एज हॉस्टेजेस, ये रिसीविंग वर्ड भी गलत है, स्नेचिंग कहा जाता है, क्योंकि रिसीव कौन करता है? जो सामने से कोई देता है तब। चौथी और आखिरी लड़ाई, एंग्लो मैसूर वॉर। वेलेस्ली जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था, उसने टीपू सुल्तान को कहा कि सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। जब मना कर दिया, अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड इन 1798। टीपू डाइड फाइटिंग एट सेरिंगापट्टम and the British annexed most of his conquest and handed them over to the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सेरिंगापट्टम की लड़ाई लड़ते हुए टीपू मर गए और उसका काफ़ी ज़मीनी हिस्सा, ज़्यादातर तो वो कैप्चर कर लिया और वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दे दिया। अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद तो उसके अंडर में था। द रिमेनिंग किंगडम वॉज प्लेस्ड अंडर द एयर ऑफ एन ओल्ड रूलिंग फैमिली, द वोडेयर्स, और बाकी का किंगडम जो है वो वोडेयर्स के अंडर में दे दिया। हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया। ये चौथी लड़ाई का दृश्य है जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। अंग्रेज़ों को ऐसे, वैसे तब के राजाओं को भी ऐसे पेंटिंग्स बहुत पसंद थे जिसमें खुद की जो है वाहवाही हो या अच्छा कुछ हो, राइट। देखे हम खून से लथबथते काफ़ी लोग हैं और ये टीपू मर रहा है। नेक्स्ट इज मराठास। From the late 18th century, the company also tried to curb the power of Marathas. 18th century के अंत में आते आते कंपनी ने धीरे धीरे सबको वो कंट्रोल करते जा रहे थे, तो मराठास को भी, उसके पावर को भी कर्ब माने दबा देने का ट्राई किया। The Marathas, recovering from the third battle of Panipat 1761, emerged as a possible alternative to the Mughals in North India. उत्तर भारत में मराठा जो थे वो बैटल ऑफ पानीपत में उससे रिकवर होके वो एक मुग़ल का एक ऑप्शन के तौर पे इमर्ज हुए, उभर आए। The 5 Maratha chiefs, the Peshwas, the Gaikwads, the Holkars, the Bhosles and the Scindias had internal differences. मराठा के 5 जो बड़े बड़े चीफ थे, मुखिया थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो तो पहले भी काफ़ी लोगों के बीच में चल रहा था, जिसका फ़ायदा उठाए के ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस डिफरेंसेस टू इंटरफियर इन देयर इंटरनल अफेयर्स। ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया, ये सारे डिफरेंसेस, उनके बीच में तनाव था, भेदभाव था, उसका फ़ायदा उठाकर उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी की, लीडिंग टू 3 ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स। उसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा और इंग्लिश के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, राइट। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहली लड़ाई। आफ्टर द डेथ ऑफ द 5th पेशवा, हिज अंकल रघुनाथ राव वांटेड टू असेंड द थ्रोन। पहले पेशवा के डेथ के, 5th पेशवा के डेथ के बाद उसके अंकल रघुनाथ राव वो थ्रोन माने राजगद्दी पे वो असेंड होना चाहते थे, माने वो अब बैठना चाहते। इन ऑर्डर टू डू दिस ही जॉइंड हैंड्स विद द इंग्लिश। ऐसा करने के लिए उन्होंने अगेन ब्रिटिशर्स का साथ देने का डिसाइड किया। दिस वॉज अपोज बाय द मराठाज, उसका मराठाओं ने विरोध किया। Consequently, a war took place ending with the Treaty of Salbai. उसके बाद लड़ाई हुई और वो लड़ाई ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई की संधि 1782 हुई और उसके अंतर्गत क्या हुआ? They mutually restituted
ईच अदर्स टेरिटरीज, उन्होंने दोनों की टेरिटरीज को रेस्टिट्यूट करने का म्यूचुअली डिसाइड किया। रेस्टिट्यूट का ऑलरेडी ग्लोसरी में समझाया, एक दोनों की अपनों की टेरिटरीज को रिस्पेक्ट करना। रघुनाथ राव वॉज इंस्टॉल्ड एज पेशवा, और फिर रघुनाथ राव को पेशवा के तौर पे स्थापित किया गया, राइट, जो बनना चाहता था राजा। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, दूसरी लड़ाई। पेशवा बाजीराव टू, द सन ऑफ रघुनाथ राव, लिव्ड अंडर द शेडो ऑफ हिज फादर, अपने फादर की परछाई में रहते थे, सब कुछ करते थे अपने फादर की। ही वॉज हेटेड बाय द मराठा चीफ्स एंड रिगार्डेड अ ट्रेटर, मराठा के जो चीफ थे, सिंधिया वगैरह, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, उसके वो लोग इनको नफरत करते थे और वो लोग इनको ट्रेटर रिगार्ड करते थे, ट्रेटर मानते थे। ट्रेटर माने दगाखोर, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। इन द बैटल ऑफ पूना, अक्टूबर 1802, ही वॉज डिफीटेड बाय यशवंतराव होलकर, द मराठा रूलर्स ऑफ इंदौर। इंदौर के मराठा रूलर यशवंतराव होलकर ने 1802 की अक्टूबर में जो पूना में बैटल हुई उसमें उसको हरा दिया। किसको हराया? पेशवा बाजीराव टू को, जो रघुनाथ राव का सन था। द पेशवा फ्लेड टू द ब्रिटिश फॉर प्रोटेक्शन एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बेजिंग। ब्रिटिश के पास भाग गया पेशवा और वहाँ पे साइन किया ट्रीटी ऑफ बेजिंग। उसके चलते ही सीडेड टेरिटरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ सब्सिडियरी फोर्स एंड अग्रीड टू कोऑपरेट विथ नो अदर पावर। उसने क्या किया? उसने मान लिया कि अपनी टेरिटरी जो है वो सब्सिडियरी अलायंस में वो दे देगा और उसके फोर्स को मेंटेन करने के लिए दिया, और अग्री किया कि अब भी दूसरे कोई भी पावर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, वो सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ ही मिला रहेगा। कौन? तो पेशवा बाजीराव टू। द सिंधियाज एंड भोसलेस वेर ऑल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। 1803 में राघोजी भोसले टू ऑफ नागपुर एंड दौलतराव सिंधिया ऑफ ग्वालियर साइंड अ ट्रीटी विथ ब्रिटिश। ब्रिटिश के साथ संधि किया 1803 में। राघोजी भोसले टू जो नागपुर से थे और दौलतराव सिंधिया जो ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये मराठा जो। दस द ब्रिटिश बिकेम मास्टर्स ऑफ कटक, द गंगा यमुना दोआब, दिल्ली आगरा रीजन एंड पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड। और अब ये ट्रीटी के चलते ब्रिटिशर्स किस किस चीज़ के मास्टर बन गए? कटक, गंगा यमुना के बीच का पूरा, दोआब जो दो रिवर के बीच का हिस्सा होता है उसको दोआब कहते हैं, दिल्ली आगरा रीजन और बुंदेलखंड के कुछ पार्ट। दिस वॉज सेकेंड एंग्लो। नेक्स्ट इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। 1817 में स्टार्ट हुआ विद द इन्वेजन ऑफ मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश ट्रूप्स ने मराठा टेरिटरी में इन्वेजन किया, आक्रमण किया, घुसनखोरी किया। द स्टेटेड पर्पज ऑफ दिस अटैक वॉज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पिंडारीज, अ बैंड ऑफ रॉबर्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के लूटारों की टोर की बैंड, पिंडारी, वो क्या करते थे? जिसको लूटते थे उसको जिंदा नहीं छोड़ते थे, पिंडारी, राइट। अगर आपको मालूम है तो बाहुबली मूवी में उसका जिक्र किया गया है। कुछ जगह पर पहुंच के वो मामा भांजे उनको पानी पीने जा रहे थे, लाशें मिलती है पानी में, फिर बोलता है मामा कि ये पिंडारी है, लूट के लोगों को मार देते। द पेशवा सपोर्टेड बाय द भोसले एंड होलकर रूलर्स रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के सामने खड़ा हुआ पेशवा, जिसको सपोर्ट मिल रहा था भोसले और होलकर रूलर्स के तरफ से। A series of defeats broke up at Maratha Empire and ended Maratha independence. उसके बाद काफ़ी बार हार गए मराठा एम्पायर और उसकी वजह से मराठा एम्पायर जो है उसका इंडिपेंडेंस ब्रोक हो गया। द पेशवा वॉज डिफीटेड एंड फोर्स टू फ्ली। पेशवा हार गया और भागने के लिए मजबूर हो गया।
Once captured, he was placed on a small estate with a pension and most of his territory was annexed to the Bombay Presidency. एक बार पकड़े गए पेशवा तो उसको एक छोटी सी जगह पे एस्टेट पे भेजा गया और वहाँ पे उसको पेंशन दिया गया और उसकी ज़्यादातर टेरिटरीज को एनेक्स कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर. Other powerful Maratha chiefs like Holkars of Indore and Scindias of Gwalior and the Bhosles of Nagpur were also subjugated. दूसरे पावरफुल मराठा चीफ जैसे कि होलकर्स, इंदौर के होलकर्स, ग्वालियर के सिंधियाज और नागपुर के भोसलेस को भी कंट्रोल कर दिया गया. सब्जुगेट माने कंट्रोल करके हरा दिया. द मराठा किंगडम्स ऑफ नागपुर एंड इंदौर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ये सारा भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो गया. आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1819 में थी, मराठा पावर एंडेड एंड द कंपनी कंट्रोल द एंटायर एरिया साउथ ऑफ विंध्यस. विंध्यस जो है हमारे नेशनल एंथेम में आते हैं, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा. तो विंध्यस की पर्वतमाला वो पूरा एरिया जो है साउथ वो कंपनी ने कंट्रोल कर लिया. पूना वॉज नो लॉन्गर द सीट ऑफ पावर ऑफ द पेशवा. पेशवा का पावर ऑफ पूना में नहीं चल रहा है, ब्रिटिश आ गए. इनफैक्ट द टाइटल ऑफ पेशवा, द ट्रेडिशनल हेड ऑफ द मराठाज, वॉज अबोलिश. उनको अबोलिश कर दिया गया. पेशवा का जो टाइटल था, राइट, मराठास का राजा जो होता है उसको पेशवा कहते हैं. उसका टाइटल्स था ट्रेडिशनल हेड जो कहते हैं, उनको नाबूद कर दिया गया. पेशवा बाजीराव टेरिटरीज वेर अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर. पेशवा बाजीराव की सारी ज़मीन उनको ब्रिटिश एम्पायर को सबमिट कर दिया गया. दी अदर मराठा चीफ्स हैड टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी. बाकी मराठा चीफ्स को भी अनफॉर्चुनेटली सब्सिडियरी अलायंस को साइन करना पड़ा. उसके बाद आता है एंग्लो सिख वॉर्स. एंग्लो सिख वॉर्स माने इंग्लिश और सिख्स की वॉर, सिख लोगों की. The death of Maharaja Ranjit Singh of Punjab was followed by a period of instability of which the British took advantage. जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक पंजाब में ब्रिटिशर्स का आगमन नहीं हुआ था. ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाए. वो देख रहे थे महाराजा रंजीत सिंह की डेथ का वेट कर रहे. राइट. The first Anglo-Sikh War broke out when the Sikh army tried to cross the Satluj to occupy Lahore. The British defeated them. जब लाहौर के ऊपर जीत पाने के लिए सिख आर्मी ने सतलेज को क्रॉस किया, सतलेज रिवर, तब ब्रिटिश ने उनको हरा दिया और वहाँ जाके ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया और उसमें दुलीप सिंह को, जो कि महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था, उसको रूलर बना दिया और एंड हिज मदर रानी जिंदन एज अ रीजेंट. और उसकी मदर जो थी उसको कारोबारी बना दिया गया, कारभारी. रेजेंट का मतलब होता है जब मोनार्क माने राजा जो है वो माइनर है, वो मैच्योर नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में रेजेंट कोई किसी को बनाया जाता है जो राजा के बदले सब कुछ संभाले. राइट. द सिख हैड टू पे a huge war indemnity and give away parts of their territories. काफ़ी ज़मीन का हिस्सा देना पड़ा, काफ़ी कंपेंसेशन चुकाना पड़ा, indemnity. When the British accused Rani Jindan of anti-British activities and removed her from power, the entire Sikh state revolted. जब ब्रिटिश ने रानी जिंदन को उसके ऊपर आरोप लगाए, अक्यूज का मतलब है आरोप लगाया, एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी करती है रानी जिंदा ने, ऐसे आरोप लगाया और वो आरोप के चलते, ये तो बहाना था, वो आरोप के चलते उसको पावर में से निकाल दिया गया. तब पूरा सिख स्टेट रिवोल्ट में बदल गया, माने रिवोल्ट किया गया. राइट. डेलहाउजी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सिख्स. डेलहाउजी ने सिख के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, लड़ाई डिक्लेयर कर दी. 1849 में वो हार गए सिख और ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स कर दिया. पूरा पंजाब अब ब्रिटिश के अंडर में आ गया.
नेक्स्ट इज सिंध एंड अफगानिस्तान। सिंध का हिस्सा उत्तर भारत की ओर, उत्तर पश्चिम भारत की ओर की बात है। 1809 अ ट्रीटी वॉज साइन विद द अमीर्स। अमीर्स माने रूलर्स। आप अभी देख सकते हैं 3 फोटो, एक तो रानी जिंदान जिसको रेजेंट बनाया गया था, दुलीप सिंह जो राजा रंजीत सिंह के बेटे थे उनको राजा बनाया गया था, और द ट्रेटर डेलहाउजी, ये सारा कनिंग पर्सन की सारी पैदाइश है दिमाग की, राइट। तो जैसा हमने देखा कि 1809 में ट्रीटी साइन किया गया विद द आमिर्स, वो रूलर्स थे आमिर्स ऑफ सिंध, हु प्रोमिस नॉट टू लेट द फ्रेंच पास थ्रू देयर टेरिटरीज, जिन्होंने प्रोमिस किया था कि हमारी टेरिटरीज के पास से फ्रेंच को हम नहीं पास होने देंगे। इफ़ द ब्रिटिश प्रोमिस नॉट टू ट्रांसपोर्ट आर्म्स थ्रू सिंध, अगर ब्रिटिश प्रोमिस करते हैं कि सिंध से आर्म्स ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, वेपन्स ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम भी फ्रेंच को हमारी टेरिटरी से नहीं आने देंगे। However, in 1839, during the first Anglo-Afghan war, British armed forces moved to Afghanistan via Sindh. जब 1839 में अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स, तब सिंध के वाया अफगानिस्तान गए, तो 1843 में सिंध वॉज अनेक्स्ड, सिंध को अनेक्स कर दिया गया। और 1840 में, अर्ली 1840 में कंपनी फोर्ट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के साथ, एंड एस्टाब्लिश इनडायरेक्ट रूल ओवर देयर, और वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल एक्सपांड किया, एस्टाब्लिश किया कंपनी ने, राइट। अब जो वो सब्सिडियरी अलायंस थी वो पहली स्कीम थी। दूसरी एक स्कीम थी वो थी एक्सपांसन थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन माने एक किसी एडमिनिस्टर या राजा या किसी के बिलीफ, right? The doctrine of lapse was an annexation policy devised by Dalhousie. वो इंडिया का 1848 और 56 के बीच में गवर्नर जनरल था। वो डॉक्ट्रिन के चलते क्या था? The rulers of Indian princely states, territories under subsidiary alliance with the British and those without a natural heir to the throne had to take permission from the British to adopt an heir. सब्सिडियरी अलायंस में आते हुए जितने रूलर थे, उस रूलर्स को अपने ही नेचुरल एयर का मतलब क्या होता है? अपना ही प्राकृतिक वारिस, खुद का ही बेटा, उसको राजा बनाने के पहले ब्रिटिशर्स के पास से इन लोगों को परमिशन लेनी थी। राजा अपने बेटे को राजा बनाने से पहले ब्रिटिशर्स को पूछेगा। सोचो कैसी हालत हुई हो। द ब्रिटिश हैड द राइट टू सैंक्शन और रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज सच एन एडॉप्शन। अगर वो गए तो ब्रिटिश हाँ भी बोल सकते, ना भी बोल सकते, राइट। द टेरिटरीज ऑफ रूलर्स हु वेर विदाउट अ मेल हेयर वेर अनेक्स्ड इफ द एडॉप्शन वॉज नॉट सैंक्शन। अगर अडॉप्शन माने अगर वो राजा को नेचुरल हेयर नहीं हुआ तो अडोप्ट करना है, और अडोप्ट क्योंकि राजा को बेटी हुई तो वो तो राज नहीं कर सकती, तो वो बेटा अगर उस नहीं हुआ है तो राजा किसी और का बेटा अडोप्ट करेगा, और अडोप्ट करने के लिए फिर से परमिशन मांगनी पड़ेगी, और परमिशन नहीं मिलती थी क्योंकि अडोप्टेड सन नहीं राज कर सकता है। दे वेर अनेक्स्ड इफ द अडोप्शन वॉज नॉट सैंक्शन, राइट। उसकी परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर अनेक्स। दिस टूक अवे द लॉन्ग एस्टाब्लिश्ड राइट ऑफ एन इंडियन रूलर। उसकी वजह से भारत के राजा के काफ़ी हक छीन लिए गए। विदाउट एन हेयर टू चोज और अडोप्ट अ सक्सेसर। सक्सेसर माने उसका वारिस, बेटा नहीं है, जो राजा के संतान में बेटा नहीं है, वैसे काफ़ी राजा की काफ़ी राइट्स छीन ली गई, उनके पास अब कुछ नहीं रहा है। द कंपनी अनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ सतारा 48 में, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी सबको पता है, एंड अवध यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। ऐसी डॉक्ट्रिन
को यूज़ करते हुए कंपनी ने काफ़ी राजाओं के हक छीन लिए गए। डेलहाउजी ऑल्सो एस्टैब्लिश टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द heirs ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स। अब वो काफ़ी स्मार्ट थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स थे उनको पेंशंस दे दिए गए। तांजोर एंड द कर्नाटिक वेयर एनेक्स्ड इन दिस मैनर, ऐसे ही सब्सिडियरी अलायंस डाला गया और बोले कि भाई आपको बेटा नहीं है, हम आपको संभालेंगे, देखभाल करेंगे, हम आपको पेंशन देंगे। When पेशवा बाजीराव II died, pension was denied to his adopted son। अब जब पेशवा बाजीराव II, जिन्होंने बेटा नहीं था तो नाना साहेब करके एक बच्चे को एडॉप्ट किया था, जब वो मर गए पेशवा बाजीराव II तो नाना साहेब को पेंशन देना बंद कर दिया। द इम्पीरियल टाइटल ऑफ द मुगल एम्परर वॉज अबोलिश। मुगल एम्परर का भी पूरा टाइटल अबोलिश कर दिया गया कि अब कोई मुगल राजा नहीं कहलाएगा, सारे मुगल प्रिंसेस कहलाएंगे। राइट, ये देख सकते हो पिंक कलर का जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में 1856 में। राइट, बाकी ग्रीन कलर का है वो प्रिंसली स्टेट्स का है। 1856 में ब्रिटिश जो है वो इतना तो पहुंच गए थे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।